हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल तेज डिजिटल स्टडी। और आज हम शिल्पी पब्लिकेशन के किताब का अवलोकन करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में आए समस्त वर्षों का संकलन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 1995 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक ने। अगला प्रश्न, गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स ने की है। और इसके अन्य ऑप्शन क्या है? डीजल, रुडॉल्फ डीजल ने किसकी खोज की थी? तो डीजल इंजन की खोज की थी। डेवी ने सेफ्टी लैम्प की खोज की थी। डैमलर ने कार्बोरेटर की। और चार्ल्स ने गैस इंजन की थी। इसका सही उत्तर है गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की थी। अगला प्रश्न, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता जो वायुमंडल की है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रवों के सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने में की जाती है। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, रेत। रेत मूल तत्व है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान अध्ययन करता है। जीव विज्ञान किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित प्राणियों का। किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित प्राणियों का। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान का विभाजन विज्ञान की दो शाखाओं में किया गया है। पहला जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, इसमें एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, इसमें प्लांट्स वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को किसे देखा जाता है? तो इसे कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जाता है। किसके द्वारा देखा जाता है? एक मिनट, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। अगला प्रश्न इसका पढ़ लेते हैं, डिस्कशन पढ़ लेते हैं। डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवनहाक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्मजीव टाइनी एनिमल्क्यूल्स कहा। इसी कारण लीवनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इहरेनबर्ग ने 1829 में सर्वप्रथम इन्हें जीवाणु नाम दिया। रॉबर्ट कोच ने 1881 में सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। यह एक कोशिकीय, पर्णरहित रहित तथा सूक्ष्मजीव होते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो वह छोटा और उल्टा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, वह छोटा और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। किसी वस्तु रेटिना पर वस्तु का उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए जितने विकल्प हैं वो सभी गलत गलत हैं, क्योंकि
ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। तो जीवित और मृत की सीमा रेखा पर कौन होता है? वो जीवाणु नहीं होते हैं बल्कि विषाणु होते हैं, जो कि जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवरों की सीमा रेखा पर होता है? तो नहीं, वनस्पति और जानवरों की सीमा रेखा पर कौन होता है? तो युग्लिना होते हैं। कौन होता है? युग्लिना। और ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति के सीमा रेखा पर होता है? नहीं, ये अनावृत बीजी पौधे होते हैं। अनावृत बीज पौधे होते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है? तो मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी क्यों अनुभव करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया? तो पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। एल्बर्ट सेविन ने 1957 में मुफ्त लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने 1860 में रेबीज के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। पाल एहरलिच ने 1885 में सीरोलॉजी की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा? प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो किस पर निर्भर करेगा? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पे जो है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके अन्य स्रोत संतरा, नींबू, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, अंकुरित अनाज एवं आलू हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका उत्तम स्रोत क्या है? आंवला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। और इसके स्रोत मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां हैं। सोडियम रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। यानी सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखने में करता है। सोडियम का जो है रक्तदाब में प्रयोग करते हैं और हृदय की धड़कन में पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? वह पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर होती है? धूप के चश्मे की पावर क्या होगी? जीरो डायोप्टर। क्या होगी? जीरो डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है? मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे नीचे वायु विरल एवं ऊपर सघन माध्यम का निर्माण करती है। किसी पेड़ से चलने वाली किरणें जब सघन माध्यम से विरल वायु में प्रवेश करती हैं तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और किरणें प्रतिबिंबित चोटी से आती प्रतीत होती हैं। इसीलिए थल के स्थान पर जल का भ्रम होता है। इसे ही हम मृग मरीचिका कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा सर्वाधिक होता है जिससे उसका प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम विस्तार के कारण उसकी प्रगाढ़ता बनी रहती है। ये अगला प्रश्न। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बिटलग्यूस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने किस
तारे की जो है छाया भेजी है, तो वह है बिटलग्यूस। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है ऋग्वेद। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। यानी कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा के मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी एवं कोणार्क में हैं, जिसका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ। उनमें स्तंभों का प्रयोग की अपेक्षा लोहे की सहतीरों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली के मंदिरों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यानी उड़ीसा में ये सब जितनी मंदिरें बनी हुई हैं, लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर, ये सब नागर शैली में बने हुए हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। कंबोज अर्थात आज का कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य 6वीं शताब्दी में हुआ, जहाँ के शासक शैव थे। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, विष्णु मंदिर, विश्व का विशालतम मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित हैं। भारत सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। सुकचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी। रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। 29 मार्च 1848 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय की घोषणा की। यानी 1848 में पंजाब राज्य का विलय हो गया था। चलिए अगला प्रश्न, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। चलिए मीराबाई का जो जीवन अवधि है, काल है, वो कब है? तो 1499 से 1546 ईस्वी के काल में मीराबाई का समय था। तुलसीदास जो है 1532 से 1623 में थे। चैतन्य महाप्रभु का काल 1486 से 1533 था। तो इस प्रकार देखा जाए कि चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई दोनों समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? वह है मेवाड़। ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखित अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया। चलिए अगला प्रश्न, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस में हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय अभियान की शुरुआत 1178 ईस्वी में थट्टा पर आक्रमण करके कर दिया था, परंतु दिल्ली पर विजय के क्रम में उसकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से हुई। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित करके भगा दिया, परंतु एक ही वर्ष बाद तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी गौरी द्वारा 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किसने किया था? वैनसांग ने किया था और यह चीनी यात्री था।
और इसने वहाँ पे अध्ययन भी किया था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया था। वेनसांग के समय शिलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चीनी यात्री उनके चरित्र एवं विद्वत्ता की काफ़ी प्रशंसा करता है। उसने स्वयं शिलभद्र के चरणों में बैठकर अध्ययन किया था। वह उन्हें सत्य एवं धर्म का भंडार कहता था। ये अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है? लोथल। लोथल भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि किसको दिया गया था? मोहम्मद हुसैन को, यानी ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी सम्राट अकबर द्वारा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। उसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर ने श्रेष्ठ चित्रकार अब्दुल समद को शीरी कलम तथा मधुर लेखनी की उपाधि दी थी। यानी अब्दुल समद को, जो कि एक चित्रकार था, इसे शीरी कलम अथवा मधुर लेखनी की उपाधि दी गई थी, जबकि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो दिए गए ऑप्शन में एक भी नहीं है, क्योंकि हम हर्ष की जो सूचनाएं मिलती हैं वह बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती हैं। तो इस ऑप्शन में चूँकि बाणभट्ट अथवा हर्षचरित का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। हर्षवर्धन 1606 से 1647 ईस्वी के दरबार का के अंतर्गत के दरबार का श्रेष्ठ रचनाकार बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। हरिसेन और कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार हैं, जबकि कल्हड़ 12वीं शताब्दी की विभूति थे, जो कश्मीरी शासक जयसिंह के दरबार को सुशोभित करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। हरिसेन और कालिदास ये दोनों गुप्तकालीन साहित्यकार हैं, जबकि कल्हड़ जो है वह कश्मीरी शासक जयसिंह के दरबार को सुशोभित करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? वह था भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, तो भू राजस्व इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? वह था हसन गंगू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। इसका संस्थापक जीवन में कुछ बनने की धुन लेकर साहसिक मार्ग पर निकला एक अफगान था, जिसका नाम अलाउद्दीन हसन था। उसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ, इसलिए वह हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। गद्दिनशीन होने पर उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का खिताब धारण किया। यानी बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। और जब यह सिंहासनारूढ़ हुआ तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का खिताब धारण किया, यानी उसके उपाधि से यह सिंहासनारूढ़ हुआ था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? तो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य में सहायता प्रदान करता था? तो वह थे शिवाजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी को दरबार के सुशोभित करते थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करता था। ये 8 योग्य अधिकारियों का समूह था, जो सचिव के रूप में कार्य करते थे। ये अष्टप्रधान निम्न थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य आय व्यय को देखता था। वाक्यानवीस राजा के दैनिक कार्यों का विवरण। शुरूनवीस राजकीय पत्रों की भाषा शैली का परीक्षक। सुमंत विदेश मंत्री। सरे नौबत सेनापति। पंडितराव दानाध्यक्ष और न्यायाधीश। अगला प्रश्न देते हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का था, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका डिस्कशन देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी समेत दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के राज्यकाल का साक्षी था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली एटा जनपद में हुआ था। यह प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों तथा भारतीय अलंकारों एवं विषय वस्तु का प्रयोग किया। यहाँ दरबारी कवि पूछ रहा है, इसकी कुछ पुस्तकें ख्वाजा नूह फतूह, तुगलकनामा तथा तारीख़ अलाई है। यानी अमीर खुसरो द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ख्वाजा नूह फतूह, तुगलकनामा तथा तारीख़ अलाई। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता क्या है? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता पल्लव शासकों के शासन में प्रारंभ हुई, जिसका और अधिक विकास चोल शासकों के शासनकाल में हुआ, जो उनके शासन प्रबंधन की प्रमुख विशेषता बन गई। उत्तर मेरूर से प्राप्त 919 तथा 929 ईस्वी के 2 अभिलेखों के आधार पर हम ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो वह थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में आंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे। यह विश्व के किसी भाग में रह रहे इन नागरिकों के निर्णय एवं हित को प्रभावित करती थी। भारत में राजनीतिक प्रभुता प्राप्त करने का संपोषण करने वाली इन दोनों प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक कंपनियों के मध्य कर्नाटक युद्ध के नाम से 3 युद्ध लड़े गए, जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो यशस्वी विधिवेत्ता कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, विज्ञानेश्वर। डिस्क्रिप्शन देते हैं। विज्ञानेश्वर मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे। इन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है। जिमितवाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आपके विज्ञानेश्वर ने क्या किया था? मिताक्षरा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था, और यह किसका स्मृति था? किस स्मृति का टीका था? तो यह याज्ञवल्क्य की स्मृति का टीका था, और जिमुतवाहन ने दायभाग की रचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो वह थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, विनोबा भावे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद दिसंबर 1941 तक इस आंदोलन के 4 चरण सामने आए। पहले चरण में चुने हुए व्यक्तियों से सत्याग्रह करने को कहा गया। दूसरे चरण में नवंबर के मध्य से जनवरी के प्रारंभ तक, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को चुना गया। आंदोलन के तीसरे चरण में लगभग 2200 लोग जेल गए। अंतिम चरण में अधिक से अधिक सत्याग्रही जेल भेजे गए। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वह ढाका में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति के बाइबल मानी जाती है? तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है? आनंद मठ को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यम मार्गी नहीं थे। देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल, और इन तीनों को हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ये लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। ये लोग मध्यम मार्गी नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष
मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखते हैं 1885 बम्बई व्योमेश बनर्जी, 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूल, 1889 बम्बई सर विलियम वेडनबर्ग, 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, भगत सिंह ने। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दरी में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया, परंतु इस नारे को भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दरी में किया था, जबकि इसको फेमस किसने किया? तो भगत सिंह ने अपने नारे के रूप में इसे फेमस किया था। अगला प्रश्न, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया था? चौरी चौरा हिंसा के कारण उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में भगवान अहिर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था। पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई के फलस्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने को अग्नि के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा भस्म हो गए। यह गांधीवादी रणनीति के अहिंसा वाले सिद्धांत पर एक गहरी चोट थी। फलस्वरूप गांधी जी ने क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करवा दिया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रथम प्रयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना चाहते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वह किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और तब अपनाओ। उन्होंने स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने को कहा। वस्तुतः उन्होंने समानता के सिद्धांत का प्रचार किया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि अंग्रेजी राज्य भारत के दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में उन्होंने तथ्यों से अपने कथन को सिद्ध किया। चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। लॉर्ड डेलहौजी, व्यपहरण का सिद्धांत लॉर्ड डेलहौजी ने दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन का प्रावधान किया था और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जिसे वह अपने द्वारा नियुक्त तथा स्वयं पदनाम देकर किसी व्यक्ति प्रशासक के माध्यम से उस सीमा तक करेगा जितना वह उचित समझता है। अनुच्छेद 239 ए के अनुसार कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषदों का सृजन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी का कार्य राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर सौंपे एवं निर्देशित विधिक कार्यों को करना तथा भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा अवधारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई है। तो ये जो दिया गया है ये गलत है, ये 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 2 दिन बाद संविधान सभा के सदस्य द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, B.R. अम्बेडकर। डिस्कशन देते हैं। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। डिस्क्रिप्शन देते हैं। मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? संघ सरकार के पास हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जिन विषयों को संघ सूची या राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ऐसे विषयों पर कर लगाने के लिए कानून बना सकती है जो विषय उक्त तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं किए गए हों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? वह है उत्तर प्रदेश, यानी लोकसभा में 80 सदस्य हैं तथा राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा के अंतर्गत 29 और राज्यसभा के अंतर्गत 11, जबकि महाराष्ट्र में 48 और 19, यानी 48 लोकसभा में हैं और राज्यसभा में 19 हैं। और आंध्र प्रदेश में 42 और 18, यानी आंध्र प्रदेश में 42 हैं और 18। कथन ए और कथन और कारण दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। इसका कथन क्या है? भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ए और आर दोनों सही हैं, था ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस संस्था का नाम बताएं जिसने जनवरी 1996 में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में आयकर के स्थान पर पर्यावरण कर एनवायरनमेंट टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। तो वह संस्था कौन है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ने
आय पर्यावरण कर लगाने का सुझाव दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 8वीं योजना में जीडीपी की वृद्धि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वह क्या था? 1992 से 97 था, और इसके जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था वह 5.6 रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.8% रही थी। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में 1991 से 95 के मध्य जो देश सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाए हैं वह था अमेरिका और जापान। ये उस समय के समसामयिक घटनाओं का प्रश्न है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से बढ़ाया जाता है? तो इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके, इस उद्देश्य से कीमत बढ़ाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष कौन है? आरजे चिलैया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, आरजे चिलैया। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की संरचना का अध्ययन करने हेतु केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर.जे. चिलैया की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1991 को समिति का गठन किया। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट फरवरी 1992 में प्रस्तुत की थी, जिनमें कुछ सिफारिशों को 1992-93 के बजट में लागू भी किया गया था। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत किया, जिनमें से पहली अगस्त 1992 में और दूसरी जनवरी 1993 में। तो आर.जे. चिलैया की कमेटी जो है किससे संबंधित है? तो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की संरचना के अध्ययन से संबंधित थी। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं। तो भारत के आयात के सबसे बड़े मद कौन से हैं? पूंजीगत वस्तुएं व पेट्रोलियम पदार्थ। पूंजीगत वस्तुएं व पेट्रोलियम पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं। तो केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत क्या क्या हैं? केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, उत्पाद कर और तट कर। अगला प्रश्न, केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो मुख्य एजेंसी कौन सी है केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए? वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे वह आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करेगा। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में संस्तुति करेगा। 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों के वितरण हेतु प्राप्त होगा, तो वह 27.5%। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया। तो भारतीय रुपये को कब परिवर्तनीय बनाया गया है? चालू खाते में अगस्त 1994 में। चालू खाते में अगस्त 1994 में भारत के रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता? तो वह है आयकर। आयकर वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो सर्वाधिक लाभ कौन पाता है? ऋणी पाता है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ ऋणी को होता है। मुद्रास्फीति से ऋणी वर्ग को लाभ होता है, परंतु ऋणदाता वर्ग को हानि होती है।
इसका कारण यह है कि स्फीति काल में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, किंतु ब्याज की दर यथास्थिर रहती है। इस प्रकार ऋणदाता की ब्याज की दर के रूप में मिलने वाली वास्तविक क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाने से ऋणी ऋणदाता को कम मात्रा में क्रय शक्ति लौटाता है। लघु उद्योग क्षेत्र में 1995-96 में विदेशी पूंजी निवेश फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की निर्धारित सीमा है, तो वह कितनी है? 24% है। कितनी है? 24%। चलिए अगला प्रश्न, भारत का निर्यात 1994-95 में किस दर से बढ़ा है? तो 13% की दर से भारत का निर्यात बढ़ा है। मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 के लिए रुपये है, तो वर्तमान का आप अध्ययन कर लीजिएगा। ये 96 के पूछ रहा है, तो वर्तमान का इसका देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, NAFED संबंधित है, यानी नेफेड। नेफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि विपणन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। NAFED यानी राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ कृषि विपणन से संबंधित है। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर आलू, प्याज, दाल, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, बड़ी इलायची आदि के अंतर्राज्यीय व्यापार एवं निर्यात में उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर रही है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सरयू पार मैदान में नलकूप सिंचाई का शानदार विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वह कौन सा है? वह है केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए केरल, जहाँ पे पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। चलिए अगला प्रश्न, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? लेक वॉन झील टर्की में। लेक वॉन झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टर्की के लेक वॉन झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इसकी लवणता 338% है। दूसरे स्थान पर मिश्र सागर की लवणता 243% है। सॉल्ट झील अमेरिका में 22% था। लाल सागर में 37 से 41% लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो शीत समुद्री धारा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट शीत समुद्री जलधारा है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील जलधारा क्या है? गर्म जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम यह भी गर्म जलधारा है, यह अटलांटिक महासागर की है। क्यूरोशियो धारा यह भी गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। हम्बोल्ट हम्बोल्ट क्या है? ठंडी जलधारा है, जो कि प्रशांत महासागर की जलधारा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। यह गलत है, क्योंकि यह सर्वाधिक घना नहीं है। यह सोयाबीन का अग्रगण्य उत्पादक है। सही है। हुआंगहो नदी चीन का शोक है। यह भी सही है। संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। यह भी सही है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो एक में देश दिया है और दूसरी में राजधानी दिया है, तो उसका देख लेते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। क्यूबा की राजधानी हवाना। केनिया की राजधानी नैरोबी, तक जबकि जाम्बिया की राजधानी लुसाका। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, क्यूबा हवाना, केनिया नैरोबी, जाम्बिया लुसाका। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ पे होती है? तो इंडोनेशिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। तो जहाजी नहर कौन सा है? स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाले स्वेज नहर का निर्माण कार्य फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देशन में 1869 ईस्वी में पूर्ण हुआ। 168 किलोमीटर लंबाई वाली इस नहर की चौड़ाई 365 मीटर और गहराई 1615 मीटर है। इसको प्रतिदिन 90 जलयान पार कर सकते हैं। एक बार इसे पार करने में लगभग 15 घंटे का समय लगता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त खनिज किस चट्टान में पाया जाता है? तो धारवाड़
तंत्र में, यानी धारवाड़ रॉक तंत्र में सर्वाधिक खनिज युक्त रॉक पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? तो वह कौन है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का कौन सा भाग है? तो वह है कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी यानी ऑप्शन नंबर ए, अक्साई चीन कराकोरम श्रेणी का भाग है। पाकिस्तान ने 1927 में आक्रमण करके इस भाग पर कब्जा कर लिया था, बाद में उसे चीन को सौंप दिया। यह भूभाग भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अक्साई चीन किसका भाग है? कराकोरम श्रेणी का। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। परियोजना और उसके स्थान का उल्लेख किया गया है, देख लेते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना ये कहाँ पे है? सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड महानदी पर स्थित है। इडुक्की पेरियार नदी पे, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ये समसामयिकी प्रश्न हैं जो 1995 के समय के हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेल कूद भी 1995 के समय के हैं, इसको नहीं देखेंगे। विविध में देख लेते हैं। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? गंगेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है गंगेश। चलिए देख लेते हैं। न्याय दर्शन की परवर्ती शाखा नव्य न्याय का प्रवर्तन 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय ने किया। इनकी पुस्तक तत्व चिंतामणि इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है। बिहार में मिथिला और बंगाल में नवद्वीप इसके पठन पाठन का केंद्र था। अगला प्रश्न, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। तो वह समिति कौन है? वह है बोहरा समिति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है बोहरा समिति। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पूर्व गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता में मार्च 1993 में गठित समिति का उद्देश्य अपराधियों एवं राजनीतिज्ञों के बीच साठगांठ की जांच था। बोहरा समिति ने अक्टूबर 1993 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने ऑपरेशन तीसरी आंख 8 जून 1995 से प्रारंभ किया। चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों इसी के साथ यह श्रृंखला समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।